सभी को सादर नमस्कार। प्राचीन काल में हमारे देश में इतिहास तथा भूगोल इन दो विषयों के अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति विकसित की गई। भूगोल को अनेक ग्रंथों में विवेचित किया गया, भारत के भूगोल को भी तथा तथा भारत के बाहर के देशों के भूगोल को भी। भूगोल के स्थान पर इस विषय के लिए भुवन कोश यह नाम प्रचलन में रहा है और भुवन कोश इस विषय का निरूपण अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भुवन कोश का आशय विश्व भूगोल है। महाभारत में तो अनेक स्थानों पर भुवन कोश का विवेचन हुआ है। विशेष रूप से भीष्म पर्व के आरंभ के कतिपय अध्यायों में भुवन कोश का वर्णन है। पुराणों में अनेक पुराणों में भुवन कोश विवेचित है, जिनमें भारत का भूगोल और भारत के बाहर के देशों की भौगोलिक स्थितियों का वर्णन है, सातों द्वीपों का वर्णन है। नाट्यशास्त्र में भी 7 द्वीपों का उल्लेख आता है। सप्तद्वीपानुकरणम नाट्यमेतन मया कृतम, सप्तद्वीपा वसुमती, यह प्राचीन ग्रंथों में प्रसिद्ध है वाक्य। 7 द्वीप वाली धरती है। यद्यपि महाभारत में उतने विस्तार से यह विषय विवेचित नहीं है जितना कि कतिपय पुराणों में है, परंतु दुर्लभ जानकारियां भारत और भारतेतर देशों के भूगोल के संबंध में महाभारत में मिलती है। इनमें से भारत के भूगोल का तो जैसा विशद वर्णन महाभारत में आया है, वह अत्यंत ही दुर्लभ है और अध्येतव्य है। इस देश की असंख्य नदियों, कितने कितने पर्वतों, कितने प्रदेशों, प्रांतों का आंखों देखा वर्णन, सजीव स्फुरित होता हुआ वर्णन महाभारत में जैसा मिलता है, वह अनोखा है। विश्व पर्व के अध्याय 1 से 11 तक के 11 अध्यायों को पूना से प्रकाशित महाभारत के समीक्षित पाठ संस्करण अर्थात क्रिटिकल एडिशन में जम्बूखंड विनिर्माण पर्व इस शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। आगे के 2 अध्यायों को भूमिखंड पर्व यह नाम दिया गया है। ये जो दोनों नाम है, ये भूगोल विषय को सूचित करते हैं कि सारे अध्याय भूगोल से संबंधित हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। भीष्म पर्व के आरंभ में व्यास आते हैं। वे धृतराष्ट्र को संबोधित करते हैं, संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। संजय फिर वर्णन करते हैं, जब दिव्य दृष्टि है तो संपूर्ण देश को देखता है, देश के बाहर के स्थानों को देखता है। धृतराष्ट्र सुनना चाहते हैं सप्तद्वीपा वसुमती के संबंध में, धरती के संबंध में, धरती के अनेक देशों के संबंध में। इसलिए अध्याय 6 में संजय धृतराष्ट्र के सम्मुख सुदर्शन द्वीप का वर्णन करते हैं, जो लवण सागर से घिरा हुआ है। अगले अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन जो किया है, उसके साथ हिमवान, हेमकूट, निषद आदि 6 पर्वतों का वर्णन है और भारतवर्ष के परे अन्य अनेक प्रदेश और पर्वत हैं। हेमवत प्रदेश, हेमकूट, दक्षिण में नील, उत्तर में निषद, इन सब का वर्णन किया है। माल्यवान और गंधमादन पर्वतों का नाम आता है। भभूति के उत्तर रामचरित में माल्यवान पर्वत की चर्चा है। स्वयं इत्यादि के द्वारा गंधमादन पर्वत का वर्णन कालिदास ने किया है। इसके अतिरिक्त महाभारत में अनेक भौगोलिक स्थानों का जो प्रत्यभिज्ञान होता है, उनकी पहचान कराई जाती है। उनके अंतर्गत भद्र, केतुमाल, जम्बूद्वीप, उत्तर कुरु, इन 4 द्वीपों का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। सुमेरु पर्वत उसके बाद आता है। वासुदेव शरण अग्रवाल इसको पामीर का प्रदेश
मानते हैं। सुमेरु पर्वत के पश्चिम की ओर केतुमाल पर्वत है और केतुमाल प्रदेश है। जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं हिमालय पर्वत से, जितने द्वीप मिलते हैं ये गुणों में बढ़ चढ़ करके हैं, उत्तरोत्तर प्रकृष्टता इनकी है, ऐसा महाभारत कहता है। हिमालय के आसपास के पर्वतों में कैलाश पर्वत, मैनाक पर्वत, इनका वर्णन किया गया है और भगीरथ की तपस्या का स्थान बिंदुसर, उसका भी यहाँ उल्लेख किया गया है। हिमालय के आसपास के प्रदेश की अनेक नदियों का वर्णन है, गंगा आदि का। सरस्वती के संबंध में कहा गया है कि दृश्या अदृश्या च भवति, दृश्य और अदृश्य वह हो जाती है, कहीं दिखाई पड़ती है, कहीं लुप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि सरस्वती कुछ स्थानों पर लुप्त हो रही है। उस काल की रचना महाभारत है, या उस काल में ये प्रसंग महाभारत में जुड़ रहे हैं। सबसे विस्मित करने वाली बात हमें यह लगती है कि एक मानचित्र की परिकल्पना है, जैसे कि मानचित्र बना लिया गया हो भारत का, जम्बूद्वीप का, विश्व के अनेक देशों का, और मानचित्र की आकृति की चर्चा करते हैं कि शशाकृति यहाँ बनती है, खरगोश जैसा आकार यहाँ बनता है। शश जो शश के आकार का मानचित्र पूरे स्थल का यदि बनेगा, तो उसके दोनों कानों पर नागद द्वीप और कश्यप द्वीप, ये दो द्वीप होंगे, ऐसा महाभारत कहता है। विश्व पर्व के 10वें अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन है, और लंबी सूची भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों की, क्षेत्रों की, तीर्थों की और नदियों और पर्वतों की यहाँ दी है। प्रस्तुत वक्तव्य में भारत के कैसे संबंध थे अन्य देशों से इस काल में, महाभारत के अनुसार, इसी पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। और इस विषय में मैं संक्षेप में कुछ बातें कहूँगा। भारत के बाहर के जिन देशों का वर्णन महाभारत में मिलता है, उनमें यवन देश, रोम और ग्रीस, ये विशेष रूप से चर्चित हुए हैं। सभा पर्व के 28वें अध्याय में सहदेव की दिग्विजय के वर्णन में पहले बताया गया कि सहदेव ने पांड्य, द्रविड़, चोल और केरलियों पर विजय प्राप्त की। फिर अन्य नगरों पर भी उसने विजय प्राप्त की। अंताखीम चैव रोमां च यवनानां पुरम तथा दूतैरेव वशे चक्रे करम चेनामदापयत। अंताखी, रोमा और यवन के पुरों तक दूत भेज करके सहदेव ने उनसे संबंध स्थापित किए और कर इनसे वसूल किए, यह यहाँ पर वर्णन किया है। स्वयं नहीं गए पर दूत भेज दिया, तो उन लोगों ने स्वीकार किया कि हम संबंध रखेंगे और शुल्क भी देंगे। आपका राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कर रहे हैं, आपके बड़े भाई राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उपायन या कर भी देंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार अंताखी सीरिया का एंतियोकस नगर है। यह अरब देशों में सीरिया से संबंध थे, और एंतियोकस नगर, जिसको अंताकी कहा गया है, वहां के राजा से संबंध स्थापित होता है। सिकंदर के उत्तराधिकारी राजा एंतियोकस ने इसको बसाया था। एंतियोक के नाम से एंतियोकस नगर यह पड़ा, और इसको अंताकी कहा है महाभारत ने। रोम रोम साम्राज्य की राजधानी है आधुनिक इटली में, उसको रोमा ही कहा गया है। यवन पूरी यवनानाम पुराणी, ऐसा कहा गया है महाभारत में। यवनानाम पुरम, ऐसा कहा गया है यवनों का पुर। तो ये यवनपुरी या यवनपुर नील नदी के किनारे है। अलेक्जेंड्रिया इसको कहा जाता है। इस प्रकार से रोम से संबंध थे, रोम साम्राज्य से, और अंताकी नगर, जिसकी आधुनिक संज्ञा है एंतियोकस नगर से, जिसकी आधुनिक संज्ञा एंतियोकस नगर है, उससे संबंध थे। और इतने देशों से संबंध भारत के बाहर महाभारत काल में थे। इस पूरे प्रकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि
ये जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दिग्विजय यात्रा के वर्णन है, ये सिकंदर के आक्रमण के बाद जोड़े गए होंगे, क्योंकि सिकंदर के युद्ध के बाद जो नाम आए हैं, उनकी छाया इन नामों में मिलती है। एक मद्रकुत्सन का प्रकरण इसी प्रकार से महाभारत में आता है। इस पर मैंने अन्यत्र चर्चा विस्तार से की है, और इसकी ओर ध्यान मद्रकुत्सन प्रसंग पर ध्यान विशेष रूप से वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया। उन्होंने इसका इस दृष्टि से अध्ययन भी किया, और अन्यत्र मैंने उस पर वक्तव्य यद्यपि दिया है, पर यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल का एक उद्धरण मैं पढ़ रहा हूँ। अग्रवाल जी कहते हैं, यूनानियों का ऐसा कटखना वर्णन किसी भी देश के साहित्य में नहीं पाया जाता। हमारा अनुमान है कि इसकी रचना पुष्यमित्र शुंग लगभग 185 ईसा पूर्व से 156 ईसा पूर्व के काल में हुई। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी ब्राह्मण थे, और इसमें बार बार कहा गया है कि कोई ब्राह्मण मद्र देश घूम कर आया और उसने यह सूचना दी। इस प्रकार का प्रचार उस युग की आवश्यकता थी। इस वर्णन के 9 पेबंद हैं, जिन्हें एक साथ सी दिया गया है, पर वे थेकलियां आज भी स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। ज्ञात होता है कि इस वर्णन का उद्देश्य मद्र देश की जनता के मन को यूनानियों, ग्रीस देश के लोगों के विरुद्ध फेरना था। अतएव मानो इस प्रकार के लोकगीत जनता में जानबूझकर प्रचारित किए गए। यह जो कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य के संवाद में कर्ण के मुख से मद्र देश वासियों की निंदा कराई गई है, और जबरदस्त उत्साह, धिक्कार का भाव उसमें मद्र देश के निवासियों के लिए है। मद्र देश में ग्रीस लोग आकर के बस गए हैं, और कर्ण का कहना है कि आप उन्हीं के वंशज हैं, और उनकी जैसी हंसी उड़ाते हैं कर्ण, और उपहास करते हैं, और बीच बीच में गाथाएं प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा तो सुना जाता है, ऐसा तो कहा जाता है। वे लोकगीत एक प्रकार से मद्र देश के निवासियों के बारे में हैं, जो कि मूलतः ग्रीस लोग हैं, ग्रीक देश के वासी हैं। उनकी पूरे रीति रिवाज, रहन सहन, उनका भी उपहास करते हुए वर्णन इसमें किया गया है। इस दृष्टि से यह प्रकरण महाभारत में विलक्षण ही है, अनोखा है। इसी प्रसंग में सभा पर्व में 29वें अध्याय में नकुल की ही दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में रमठ नगर पर दिग्विजय करने का वर्णन है, जो वर्तमान में गजनी देश है, गजनी नगर है, जहां से बाद में महमूद गजनवी आता है। हारहूर दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान में अरगंदाब नदी के किनारे अरखवैती प्रदेश है। इस तक भी युधिष्ठिर की सेना पहुंचती है। इसी को प्राचीन ईरानी साहित्य में हरहती कहा गया है, और सरस्वती से हरवती होता है, ऐसा कहा जाता है। यह अन्य नदी है, और हरहती प्रदेश उसके किनारे बसा हुआ प्रदेश यह था। नकुल ने भी इन प्रदेशों में स्वयं न जाकर अपने दूत भेजकर ही इन्हें अपने अधीन किया। महाभारत में भारत के बाहर के ये जो प्रदेश हैं, जो आजकल अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान और अन्य देश हैं, उनका प्रत्यभिज्ञान है, उनकी पहचान है, उनकी विशेषताओं का ज्ञान है, पर पांडव स्वयं वहां तक नहीं गए हैं, यह भी कहा गया है। इसी के आगे राजसूय यज्ञ जब होता है तो उपायन पर्व सभा पर्व के अंतर्गत आता है। उपायन पर्व में कहाँ-कहाँ के राजा उपस्थित हुए, उपहार ले ले करके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, इसका वर्णन किया गया है। सारे विश्व के राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अपार समृद्धि ले ले करके उपहार में उपस्थित हुए। इस तरह से राजसूय यज्ञ किसी राजा के वैभव की वृद्धि का एक साधन बन जाता है। आर्थिक समृद्धि इससे राजसूय यज्ञ करने वाले की बहुत अधिक बढ़ जाती है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने
इसे आर्थिक तथा भूगोलिक दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है, फिर से उनका वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ। इस प्रसंग के लेखक के मन में देश की आर्थिक और भूगोलिक इकाई का विचार बद्धमूल था। यह व्याख्या महत्वपूर्ण है कि युधिष्ठिर का जो पूरा राज्य है, उसकी एक आर्थिक इकाई के रूप में, भूगोलिक इकाई के रूप में परिकल्पना। पुराणों में तो भारत की एक भूगोलिक इकाई के रूप में परिकल्पना है ही। उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती तत्र संतति। हिमालय के दक्षिण, हिमालय से लगा करके सुदूर दक्षिण तक का पूरा प्रदेश, और समुद्र के उत्तर से हिमालय तक का जो पूरा प्रदेश है वह भारतवर्ष है। उसमें रहने वाले भारतीय हैं। ये जो पुराणों में बार बार कहा गया है, तो देश का, पूरे देश का, जिसे हम आज भारत देश कहते हैं, उसका एक भौगोलिक रूप में प्रत्यभिज्ञान या पहचान, और एक आर्थिक इकाई के रूप में उसका प्रत्यभिज्ञान, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभा पर्व में अध्याय 45 से 48 तक 4 अध्यायों में विस्तार से यह प्रकरण आता है। इतने विस्तार से एक एक देश का राजा क्या क्या लेकर के आया है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए उपहार के रूप में, इसका वर्णन किया गया है। यद्यपि अध्याय 45 में वैशंपायन संक्षेप में बता चुके हैं, पर जन्मेजय कहते हैं कि मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, विस्तार से मैं सुनना चाहता हूं, इसलिए फिर से वर्णन करते हैं। इसलिए पुनरावृत्ति करते हुए विस्तार किया जाता है। इस सारे प्रकरण का आलोड़न विलोड़न करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल का निष्कर्ष यही है कि महाभारत के मूल संस्करण में इस विषय पर बीज रूप में ही उल्लेख किया गया था। वही शक कुषाण काल के पश्चात परिवर्धित भौगोलिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर वर्तमान रूप में सजा दिया गया है। शक, तुषार, कंक, बाहलीक, चीन के नामोल्लेख से इसका काल सूचित होता है। उद्धरण समाप्त। इस प्रसंग में द्यक्ष, बदक्षा जिसको कहा जाता है आजकल, त्र्यक्ष, तुर्खान जिसको आजकल कहा जाता है, ललाटाक्ष जिसको हम लद्दाख के नाम से जानते हैं, यहाँ से उष्णीषधारी राजा आए, पगड़ धारी धारी राजा आए, यह कहा गया है। चीन, हूण, शक, औड्र, पर्वतीय प्रदेशों के राजा आए। चीन तो चीन प्रदेश है ही, चीन देश है ही, और हूण देश, शक देश, इनका भी नाम आता है। पर्वतीय देश को कोहरिस्तान और काफरिस्तान के निवासी यह कहा गया है। हारहूर दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान है, जिसका नाम हरहैती चलता है। हेमवत कश्मीर के उत्तर में हिमाचलस्थ, हिमालयस्थ देश के वासी हैं। ये लोग काली गर्दन वाले 100 योजन गामी काबुली गधे लेकर के आए थे, ऐसा बताया गया है। ये घोड़े से मिलती जुलती प्रजाति है, जो अच्छे धावक रासव हैं, उनको उपहार में लेकर के आए हैं। और उत्तर कुरु प्रदेश का वर्णन महाभारत में अनेकत्र आता है, पुराणों में भी अनेकत्र आता है। प्रसिद्ध प्रदेश यह वर्णित है, प्रसिद्ध प्रदेश के रूप में यह वर्णित है। मेरू पर्वत से उत्तर की ओर का प्रदेश उत्तर कुरु कहा गया है। अग्रवाल जी के मतानुसार यह चीनी तुर्किस्तान का विशाल भूभाग है। इसी को उत्तरी उत्तर कुरु कहा गया है। यह क्षीरोद समुद्र, जिसको कैस्पियन सागर कहा जाता है, वहां तक विस्तारित है, और शक जाति के लोग यहाँ रहते रहे हैं। शाकद्वीप भी इसको कहा जाता था। सभा पर्व के अध्याय 24 में अर्जुन की जो दिग्विजय का वर्णन किया गया है, उसमें धार्व, चिनाब और रावी के ऊपर के प्रदेशों का वर्णन मिलता है। जम्मू का इलाका आजकल यह है, इसे डुग्गर कहा जाता है। छिभाल प्रदेश इसमें आ जाता है, जिसमें कि पूंछ, राजौरी और भिम्बल की रियासतें हैं। इसके आगे चलते हैं तो झेलम और सिंधु के बीच का प्रदेश प्रजेश कहलाता था, जिसे आजकल हजारा कहते हैं। अभिसार और उड़ीसा से लगा हुआ संघपुर था।
जो नमक के पहाड़ों के प्रदेश की राजधानी थी। उत्तर पश्चिम में दरद प्रदेश था, जिसे दर्दिस्तान कहा जाता रहा है। गिलगित और यासीन इसके भीतर प्रसिद्ध स्थल हैं। इसके उत्तर में वंशु नदी है। आमू दरिया भी इसको कहा जाता है। यूरोपीय साहित्य में ऑक्सस के नाम से इसका वर्णन मिलता है। इसके उस पार जाते हैं तो काम्बोज जनपद आता है। दर्दिस्तान या दरद प्रदेश के ठीक पश्चिम में काफरस्तान और कोहिस्तान का प्रदेश है, जो हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ है। उसे प्राचीन काल में लोह या रोह कहा जाता था। लोहित देश के दशमंडल के नाम से इसका उल्लेख महाभारत में आता है। हिंदू कुश के उत्तर पश्चिम में वंश की एक शाखा बल्ख नदी है। इसके दोनों ओर वाहलीक जनपद है। वाहलीक जनपद की वाहलीक प्रदेश की चर्चा संस्कृत साहित्य में अनेकत्र आती है। वंश के दक्षिण वंशु या ऑक्सस के दक्षिण में, आमू दरिया के दक्षिण में, वाल्मीकि के पूर्व का रेतीला प्रदेश चोल कहा जाता था। गांधार तथा वाल्मीक देशों का जो वर्णन आता है उसके अंतर्गत तक्षशिला से काबुल या कुभा नदी तक का प्रदेश गांधार देश है। सिंधु नदी इसके बीच से बहती है, जिससे इसके पूर्व गांधार और अपर गांधार ये दो भाग हो जाते हैं। पूर्व गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अपर गांधार की पुष्कलावती थी। पुष्कलावती के स्थान पर आज छोटा सा गांव एक बचा है, जिसको चार सद्दा कहा जाता है। और गांधार के पश्चिम में जो हिंदुकुश पर्वत है, उसे पुराणों में उपरिशेन कहा गया है। उसके पार कपिश जनपद है, जो अब काफरिस्तान का इलाका कहा जाता है। और पश्चिम की ओर इसके बामियान पहाड़ियों का इलाका है। इसे पार करके उत्तर में मुड़ते हैं तो फिर से वालिक जनपद आ जाता है। यूनानी भाषा में बैक्ट्रिया इसको कहा जाता रहा है। और यहाँ की रहने वाली अनेक जनजातियों के नाम संस्कृत साहित्य में वर्णित हुए हैं, जिनमें से दो बहुत प्रसिद्ध हैं, मोहमंद और अपरीदी। मोहमंदों को मधुमंत भी कहा गया है, मधुमंत कहा गया है, और अपरीदी को अप्रीत कहा गया है। अप्रीदी जाति के लोग अभी भी इस क्षेत्र में निवास करते हैं। यह वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया है। सभा पर्व के अंतर्गत ही जरासंध वध का प्रसंग आया है। इसमें कृष्ण जरासंध की शक्ति बताते हैं युधिष्ठिर को, और कितने कितने राजाओं को उसने वश में कर लिया है। भारत के तो अनेक राजा हैं ही, पर कूश अर्थात आधुनिक ईरान का राजा वक्र, यह भी उसके साथ है। यह भी कृष्ण बताते हैं। महाभारत का जो महासंग्राम होता है, उसमें देश देश के राजा आकर के युद्ध करते हैं। भारत के बाहर के भी राजा उसमें सम्मिलित होते हैं। उसमें चीनी सैनिक भी लड़े और शक यवन योद्धा भी लड़े। इस प्रकार से यह एक वैश्विक पटल महाभारत में हम देखते हैं कि उभरता है। और भारत के बाहर के भूगोल का परिचय महाभारत कराता है। भुवन कोश के नाम से यह जो वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व भूगोल का विषय था, इसकी दृष्टि से भी महाभारत अध्येतव्य है। और अनेक स्थानों के जो नाम आते हैं महाभारत में, इस दृष्टि से उनका बहुत गहराई से भूगोल के प्राचीन भूगोल के विद्वानों के द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। इतना कहकर के आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।